दो सगे भाई अपनी ही बहन की पॉर्न वीडियो बनाते और जब बड़ा भाई जाता बहन के साथ गलत काम करता तो छोटा भाई वीडियो बनाता और जब छोटा भाई जाता बहन के साथ गलत काम करता तो बड़ा भाई वीडियो बनाता। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी एक दिन इसका अंजाम बड़ा ही खौफनाक होता है। तो आखिर ये कहाँ का मामला है और एक कैसे भाई बहन थे जो कि ये पॉर्न वीडियो बना रहे थे और इसका खुलासा कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, इस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद खौफनाक है, दिल को दहला देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, सारे रिश्ते नातों को तार तार कर देने वाली। हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घट जाती हैं, अजीब अजीब कहानियां सामने आती हैं, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद अपनी नजरें खुद से ही झुक जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, तो रोज की तरह आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता रहता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज आप लोगों के बीच रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहूं और साथ ही आप लोगों को छोटी बड़ी जानकारी भी देती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का बड़ा ही मशहूर जिला कानपुर, और कानपुर को तो लगभग तमाम लोग जानते होंगे। इसी कानपुर का एक अनाथ आश्रम, इसमें एक दिन एक लड़की अपने हाथ के नब्ज को काट लेती है। अनाथ आश्रम में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब जब भाग दौड़ मच जाती, लड़की की उम्र लगभग 13 से 14 साल रहती। जब उस अनाथ आश्रम के उच्च अधिकारी जो रहते उस लड़की को अपने पास बुलाते और पहले तो उसको अपने विश्वास में लेते, इसके बाद उससे पूछते, और जब पूछते तो एक ऐसी कहानी सुनाती जिसको सुनने के बाद न सिर्फ उस अनाथ आश्रम के अधिकारी बल्कि ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका रहता है। पुलिस वाले भी हैरान से रह जाते हैं। दरअसल एक लड़की जिसका नाम मंजू होता है, मंजू अपनी कहानी बताती कि जब वो 8 साल की रहती, जिसकी 2 बहनें भी इसी अनाथ आश्रम में, मंजू के अलावा संजू और सुनीता, ये बताती है कि इसके माता और पिता किसी एक्सीडेंट दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद अभी इन तीनों लड़कियों का कोई सहारा नहीं होता। कुछ समय तो अपने घर में रह के गुजर बसर करने की कोशिश करती, बाकी थी तो लड़कियां, हर किसी की निगाह एक जैसी होती नहीं। इन लड़कियों को दिक्कत आने लगती है, परेशानी आने लगती है, तो उसके गांव के लोग सोचते हैं कि ये लड़कियां अगर जो कहीं सेफ रह सकती तो इनको क्यों ना बातचीत करके, इनका इस दुनिया में कोई है नहीं, इनको अनाथ आश्रम में दाखिल कर दिया जाए ताकि वहां ये पढ़ लिख भी सके और इनके जीवन का गुजर बसर भी बढ़िया से हो जाए। अब कई लोग जाते हैं, बात करते हैं इसी कानपुर के अनाथ आश्रम में, मंजू, संजू और सुनीता को भेज देते हैं। और जब ये अनाथ आश्रम में आ जाती, किसी लड़की की उम्र 8 साल तो किसी की 6 साल, किसी की 4 साल। अब तीनों बहनें अनाथ आश्रम में रहने लगती। अब इस अनाथ आश्रम में कभी कभी तो अनाथ बच्चों के माता पिता कोई ना कोई बन के आता और इनको अडॉप्ट करता ले जाता। वक्त गुजर रहा था। एक दिन एक अनाथ आश्रम में औरत आती जिसका नाम होता है सायरा खातून। सायरा खातून आती जिसकी उम्र लगभग 40 साल, और सायरा खातून के पति का नाम शफीक होता है। दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम में आते हैं, और जब आते हैं तो ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि इनको एक लड़की गोद लेनी। इसके बाद जो अनाथ आश्रम के अधिकारी होते हैं कई लड़कियों को बुलाते हैं, जिसमें से वो पसंद करने के लिए कहते हैं। जो सायरा खातून
उसकी नजर मंजू पे जाके टिकती। मंजू एक बिल्कुल सहमी डरी लड़की दिखती है। सायरा इस मंजू को पसंद करती और अनाथाश्रम के अधिकारियों से बात करती, मंजू को गोद लेने की बात करती। अब कागजी तौर पे मंजू का नाम यहां बदल के रजिया खातून रखा जाता है। अब जब सायरा रजिया को गोद लेके अपने घर आती तो रजिया को अपने हिसाब किताब से रखने लगती। अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, सब कुछ अच्छा देने लगती है। सायरा के परिवार में सायरा के दो बेटे भी होते हैं, एक बेटा सुहेल और दूसरा बेटा आरिफ होता है। सुहेल की उम्र 20 साल और आरिफ की उम्र 17 साल। अब इस परिवार में 3 लोग हो जाते हैं, 3 बच्चे, यानी 3, ये सुहेल, आरिफ और रजिया खातून। जो सायरा खातून रहती है वो सोशल साइट पे काम करती, सोशल मीडिया पे काम करती और साथ ही समाज सेवी का काम करती। तो ज्यादातर वो घर से ही बाहर रहती और उसके साथ साथ शफीक भी घर से बाहर रहता। घर में ये तीनों रहते, सुहेल, रफीक और रजिया। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन सुहेल की नजर जब रजिया पे पड़ती तो देखता का देखता ही रह जाता है। रजिया उस समय सो रही होती। अब सुहेल के दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आते हैं। वो रजिया के करीब जाता है और रजिया से छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। रजिया इसका विरोध करती है और जब विरोध करती है तो सुहेल उसे धमकाता है कि अगर जो तुम कुछ आनाकानी की तो मैं ना सिर्फ तुमको घर से बाहर करूंगा, बल्कि तुम्हें हो सकता है कि मैं इस दुनिया से ही खत्म कर दूं। जब ये बात ये 12 से 13 साल की रजिया जब सुनती तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि किस्मत फूटी कि माता पिता इस दुनिया से चले गए, अनाथ आश्रम में आए, वहां से मुझे एक माँ मिली और वो भी ये 2 भाई मिले तो भाई ऐसे मिले। अब यहाँ रजिया कुछ कहती नहीं और सुहेल रजिया के साथ उस दिन रजिया का रेप करता है, गलत काम करता है। यह सिलसिला 2 से 3 दिन चलते रहता है। जब भी सुहेल मौका पाता तो रजिया के साथ गलत काम करता, उसे संबंध बनाता। रजिया इस दर्द की, इस पीड़े को बर्दाश्त करते रहती है। बाकी एक दिन ये काम करते हुए रफीक देख लेता है और जब रफीक देख लेता है तो सुहेल से कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो तो गलत है, मैं तो मां से बता दूंगा। इसके बाद जो सुहेल रहता है कहता है कि कौन सी हमारी अपनी बहन है, कौन सी अपनी सगी है, कौन सा अपना खून है। तुम भी अगर जो इसके साथ ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम भी कर लो। इसके बाद रफीक कुछ देर सोचता है, इसके बाद हंस के वो भी अब रजिया के साथ गलत काम करने के लिए राजी हो जाता है और यहां से एक घिनौना हवस का खेल चलने लगता है। अब कभी सुहेल और कभी रफीक दोनों रजिया के साथ संबंध बनाते और यहां तक तो एक हद थी। अब जब बड़ा भाई सुहेल बना रहा होता संबंध रजिया के साथ तो रफीक वीडियो बना रहा होता और जब रफीक संबंध बनाता तो सुहेल बैठ के ये सारी वीडियो बनाता। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है। बाकी इस दर्द को, इस पीड़ा को अब रजिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रजिया डर जाती है, सहमी रहती है। ना ही ये बात अब सायरा खातून से कह पा रही थी और ना ही ये बात शफीक से कह पा रही थी। अब वो उदास रहती है। जब स्कूल में पढ़ने जाती तो वहां भी बड़ी उदास रहती। जो उस स्कूल का टीचर रहता है, जब इस रजिया पे उसकी नजर पड़ती तो सोचता कि ये पहले तो आती थी तो थोड़ी चंचल दिखती थी, बातचीत करती थी लड़कियों से और कभी कभी कुछ सवाल भी पूछती थी। आजकल बिल्कुल गुमसुम सी रहती है, खोई हुई रहती है। जबकि उस शिक्षक को ये पता रहता है कि रजिया एक अनाथ आश्रम से गोद ली हुई बच्ची है। अब जब वो उसकी उदासी देखता है तो जो शिक्षक होता है रजिया को पहले बुलाता है और उसको अकेले में ले जाके उसके मन की हाल को जानने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। रजिया पहले तो कुछ बताती नहीं। बाकी जब पूरी तरह से उस शिक्षक पे उसे भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये किसी से कहेंगे नहीं, तब वो अपना दुख बयां करती है, अपनी आप बीती बताती। और जब बताती है तो जो शिक्षक है वो शिक्षक अब ये सोचता है, फैसला करता है कि ये बात सायरा को जाननी चाहिए कि उसके बेटे
रजिया के साथ क्या कर रहे हैं। अब वो शिक्षक शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सायरा का पता करता है और सायरा के पास पहुंचता है जहां की सफीक भी होता है। अब सायरा से सारी बात कहता है कि रजिया के साथ तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा है। अब रजिया इस बात को झटक देती है और उस शिक्षक से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि रजिया थोड़ी रसूख वाली रहती है, पैसे वाली रहती है। शिक्षक को डरा धमका के वहां से भगा देती है। अब जब घर आती तो रजिया के पास जाती और सायरा कहती है कि ऐसा है रजिया कि जो तुम अपने स्कूल में अपने टीचर से, अपने शिक्षक से बताई, अगर जो बात किसी और से कहती तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। अब रजिया समझ जाती है कि ये जो चल रहा है मेरे साथ आगे और भी भयानक हो सकता है, और हो सकता है कि ये लोग शायद इसीलिए हमें ले भी आए। अब रजिया के दिमाग में तमाम तरह की बातें चलने लगती है। रजिया उस दिन तो कुछ कहती नहीं, अगले दिन स्कूल जाने के लिए निकलती तो सीधे अपने अनाथ आश्रम भाग के चली जाती। अनाथ आश्रम के अधिकारी पूछते कि तुम ऐसे ही बिना अपने माँ बाप को बताए कैसे चलिए। अब इसमें रजिया कुछ बोलती नहीं। जो वहां के अधिकारी होते हैं अभी रजिया को कुछ, इसे सायरा को कुछ खबर देते रजिया की कि रजिया अनाथ आश्रम में वापस आ गई। इससे पहले ही रजिया जाती और एक कमरे में अपनी हाथ की नस को काट लेती। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब देखते ही देखते उस अनाथ आश्रम में पुलिस की एक टीम भी आ जाती है। और जब पुलिस की टीम आती है, पहले तो इसे लड़की का जो कि उपचार होता है, थोड़ी लड़की जब उसको ठीक महसूस होता है तो जब इस रजिया से पूछा जाता है, रजिया और मंजू से जब पूछा जाता है तो सारी आप बीती जो थाना इंचार्ज रहते हैं, महिला दरोगा जो रहती है उनके सामने, और साथ ही कुछ अनाथ आश्रम के उच्च अधिकारी रहते हैं, और जब वे बताती तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके भी होश पाकता हो जाते हैं। और जब सायरा खातून के दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, सुहेल और आरिफ को, और जब इनकी मोबाइल देखी जाती है तो वाकई उसके मोबाइल में ये पोर्न वीडियो रहती है, जो कि जब सुहेल रजिया के साथ गलत काम करता तो इसकी वीडियो आरिफ बनाता, और जब आरिफ गलत काम करता तो इसकी वीडियो सुहेल बनाता। ये सारी वीडियो उसमें मिलती है। अब इसी आधार पे उन दोनों लड़कों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और साथ में सायरा खातून और सफीक के बारे में भी पता किया जाता है। तो पता चलता है कि ये लोग अनैतिक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लड़कियों का ये लोग सप्लायर हैं, लड़कियों को सप्लाई करते हैं बड़े बड़े लोगों के यहाँ, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ। अब जब इनके बारे में भी पता चलता है तो इनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब देखिए कानून तय करेगा कि इन चारों को कौन सी सजा मिलेगी। फिलहाल में तो जो ये मंजू उर्फ जिसको नया नाम मिला रहता है रजिया, ये फिर से अनाथ आश्रम में। अब इसको नए माँ बाप मिलेंगे, नए माँ बाप के साथ जाने के लिए तैयार होगी, क्या इस घटना को भूलेगी, ये तमाम बातें। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके मशवरे का, आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है कि इसमें रजिया के साथ जो हुआ किस हद तक गलत था, और दूसरा इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और क्या अनाथ बच्चों की जिंदगी अनाथ आश्रम से निकल के ऐसे और रौंदी जाती, ऐसी कुचली जाती। ये तो बात सामने आ गई, पर ऐसी कितनी लड़कियों के साथ, कितने बच्चों के साथ, कितने लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये जानने वाली बात है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे मित्र जो कि अपनी सलाह दिए हैं, अपनी राय दिए हैं। नरसिंह यादव जी गोरखपुर गगहा से, जितेंद्र सिंह जी, बनवारी लाल जी, सोनी जी, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जफरान खान जी, सोनू राजपूत जी, मनोज कुमार जी, औशान सिंह जी, बस्तीराम जी, जुनू कुमार जी, आप सब ना सिर्फ समय निकाल के वीडियो देखा बल्कि अपनी सलाह भी दी, अपनी राय भी दी, अपना मशवरा भी दिया। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे दिया। तो
तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।